जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आइए देखते हैं। देखो, पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। नोट क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, बहुविकल्पी है। उसके बाद में अतलघुत्री, जो बच्चों 10 शब्द यानी एक अंक में देना है। उसके बाद में लघु लघुत्री फर्स्ट प्रकार का प्रश्न रहेगा, जो 50 शब्दों में। उसके बाद में रहेगा बच्चों लघुत्री सेकंड प्रकार का, जो 100 से 125 में। उसके बाद में दीर्घ प्रश्न रहेगा, लगभग 250 शब्दों में देना है। समझ बच्चों? तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे बच्चों। यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए वो विकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वर्षा पैक्ट नामक सैनिक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। सही जवाब जो है बा हो जाएगा, सोवियत गुट द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? सोवियत गुट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ, जिसको बच्चों वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, इसका विघटन कब हुआ था? ये जो है 1991 ईस्वी में इसका विघटन हो गया था। कब हुआ था? 1991 में। विघटन में होता है समाप्ति। अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को कौन चुनौती दे रहा है? जापान, चीन, भारत, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को उपयुक्त सभी यानी सभी जो है चुनौती दे रहे हैं। चीन भी, जापान भी और भारत भी। यहाँ सही जवाब दा हो जाएगा। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा दा हो जाएगा, नेपाल में। सार्क का जो 18वां सार्क क्या है बच्चों? एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क का जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ये जो है नेपाल में हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? तो बहुत सरल है, पाकिस्तान। पाकिस्तान बच्चों 1965 में भी आक्रमण कर चुका है और 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? तो पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? ये जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में है। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहीं स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका काम क्या है बच्चों? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, संधि मीन्स होता है समझौता, CTBT पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों ये जो है सही जवाब यहाँ आ हो जाएगा 1996 ईस्वी में। उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल हैं? उत्तरी गोलार्ध बच्चों किसे कहते हैं? जैसे पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ऊपर के भाग को उत्तरी, नीचे के भाग को दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और उस ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। समझ बच्चों? तो यहाँ पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल हैं? तो विकसित देश, जो विकसित देश हैं, ये जो है उत्तरी गोलार्ध में शामिल है। सही जवाब जो है यहाँ सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह स्टेटमेंट किसका है? पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है? यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? क्रांति मीन्स होता है एक एक परिवर्तन, एक एक बदलाव आ जाना। हरित क्रांति जो हुई थी, गेहूँ चावल जो खाने वाली खाद्यान्न वस्तु है, इसी पे ज़्यादा जोर दिया गया था, ज़्यादा उत्पादन हो इन सब का। गेहूँ चावल है, इन्हीं सबको ज़्यादा जोर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बच्चों 1966 से 67 में हुई थी। सही जवाब यहाँ सा हो जाएगा, 66 से 67। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्री प्रश्न देखेंगे जो है। चलिए बच्चों, अतिलघुत्री प्रश्न देखेंगे जो दो दो अंक का रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाटो की स्थापना के समय में इसमें कितने देश शामिल थे? तो बच्चों नाटो की स्थापना के समय इसमें 12 देश सम्मिलित थे। कितने देश जो है? तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, नाटो की स्थापना समय इसमें कितने देश जो है सम्मिलित थे? तो हम लोग उत्तर देखेंगे, नाटो की स्थापना के समय इसमें जो है 12 देश सम्मिलित थे। कितने देश बच्चों? 12 देश सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। तो आइए उस उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो बच्चों, सोवियत अर्थव्यवस्था उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर जो है
राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो चीन बच्चों एशिया महाद्वीप में स्थित है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। जो है देखो, चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 14 नंबर हम लोग देखेंगे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में देखो, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या बच्चों 193 है। कितने देश हैं? 193 देश हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 193 देश वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह कहना कहाँ तक उपयुक्त है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है? आइए इसका उत्तर देखेंगे। जो है यह कहना कहाँ तक उपयुक्त है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है? वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण मतलब विश्व स्तर होता है। वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है। वैश्वीकरण यानी जो है वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है, क्योंकि प्रत्येक देश आर्थिक नीति को बनाते समय विश्व में होने वाले आर्थिक घटनाक्रम तथा जो है विश्व संगठनों जैसे विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रभाव में रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कब जो है हस्ताक्षर किए गए, इसे जो है कब लागू किया गया? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया बच्चों, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, बनकर तैयार हो गया तथा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। इसीलिए बच्चों 26 जनवरी मनाई जाती है, यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया था। कब बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। आप लोग जानते हो 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हो गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया यानी अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए। तो ये तिथियाँ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस पार्टी में पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है किस पार्टी में पाई जाती हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है जनसंघ पार्टी में है। कहाँ है बच्चों? जनसंघ पार्टी में है, पाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है जनसंघ पार्टी में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो ये 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 है बच्चों गुटनिरपेक्षता, यानी किसी गुट में शामिल ना होकर जो है अपना नीति नियम स्वतंत्र रूप से अपना नियम कानून बनाना, यही गुटनिरपेक्षता है। यानी सोवियत संघ अथवा अमेरिका किसी गुट में शामिल ना होना, गुटनिरपेक्षता। नंबर 2 बच्चों साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का जो है विरोध। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं बच्चों? जब एक देश दूसरे देश पर गुलाम बना लेता है तो वही है उपनिवेशवाद कहलाता है। तो गुटनिरपेक्षता। नंबर 2 साम्राज्य एवं उपनिवेशवाद का विरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1977 के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बच्चों 1977 के चुनाव के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। कौन बच्चों? मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम लिखिए। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम बच्चों काशीराम था। कौन थे? काशीराम। इस समय मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी है BSP की अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज पार्टी जो संस्थापक थे बच्चों काशीराम थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन। वर्षा पैक्ट से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है कि वर्षा पैक्ट से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर को मिलेगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। वर्षा पैक्ट से आप क्या समझते हैं, इसको उत्तर देखिए। देखो बच्चों वर्षा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान नाटो के उत्तर में साम्यवादी देशों द्वारा मई 1955 में बनाया गया था। क्षेत्रीय सैनिक गठबंधन
बनाया गया एक क्षेत्रीय सैनिक गठबंधन था। कौन बच्चों? वर्सा पैक्ट। इस संगठन में सोवियत संघ यानी जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा रोमानिया जैसे साम्यवादी देश जो है शामिल थे। साम्यवादी में होता है जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसी को कहते हैं बच्चों। साम्यवादी देश जो है शामिल थे। सोवियत संघ इस संगठन का सर्वे सर्वा था, यानी सब कुछ था, सर्वे सर्वा था। परंतु शीत युद्ध की जो है समाप्ति के साथ ही, शीत युद्ध समाप्ति कब हुई थी? 1991 में। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही बच्चों फरवरी 1991 ईस्वी में वर्सा पैक्ट भी जो है समाप्त हो गया। वर्सा पैक्ट भी एक समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? भू राजनीति मतलब भूमि से संबंधित। तो आइए 22 नंबर देखेंगे, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है। देखो बच्चों, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? देखो, भूमि के लिए की जाने वाली राजनीति को भू राजनीति कहते हैं। जो भूमि से संबंधित हो, भूमि के लिए की जाने वाली राजनीति को भू राजनीति कहते हैं। जी.एन. सिंह के अनुसार जो है भू राजनीति का अभिप्राय है बच्चों भूमि की राजनीति, अर्थात यह एक ऐसा विज्ञान है जो राजनीतिक जीवन तथा राज्यों के परस्पर संबंधों को निश्चित करने में भौतिक भूगोल विज्ञान के प्रयोग का अध्ययन करता है। हाउसहोफर के अनुसार भू राजनीति भूमि का अस्थायी अस्तित्व पर समूचे राजनीतिक विकास की जो है निर्भरता प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वैश्वीकरण को पुनर्वैश्वीकरण क्यों कहा जाता है, व्याख्या करें। आइए इसको उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग जो है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण बच्चों विकासशील एवं कमजोर राज्यों पर जो है विकसित एवं धनी राज्यों का राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या हो जा रहा है बच्चों? बढ़ता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में विकसित देशों के लाभ के लिए ही कार्य कर रही है। आइए बच्चों थोड़ा देखें बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं एक ऐसे संगठन है बच्चों जो एक या एक से अधिक देशों में वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी अपने देशों के साथ दूसरे देशों में भी अपना कारोबार जमाए रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विकासशील देशों में विकसित देशों के लाभ के लिए ही कार्य कर रही हैं तथा विकासशील देशों को आर्थिक तौर पर जो है अपने अधीन करती जा रही है। इसलिए बच्चों वैश्वीकरण को जो है पुनर्वैश्वीकरण भी कहा जाता है। समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की जो है भूमिका की व्याख्या करें। बहुत सरला क्वेश्चन है बच्चों। भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो बच्चों, भारतीय देशी रजवाड़े जो राजा हुआ करते थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने जो है 562 देशी रियासतें थी, रजवाड़े थे बच्चों। इनका नियम कानून सब अलग था। ये भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब ये खुद को अपने आप को राजा मानते थे। 562 देशी रियासतें थी हमारे देश में, एकदम खंडों में विभक्त हमारा देश। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बच्चों उस समय हमारे देश के गृह मंत्री थे और 562 देशी रियासत को विलय करने में महत्वपूर्ण की भूमिका थी। तो आइए जो है देखते हैं इसका उत्तर जो है 24 नंबर का जो है भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, भारत में देशी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, अभी हमने बताया। और सरदार पटेल ने बच्चों एकीकरण अधिनियम तथा प्रजातांत्रिकरण की जो है विधियों में इस नियम द्वारा अधिकांश रियासतों को जो है भारत में मिलाया। भारत में जो है क्या किया? मिलाया। लेकिन बच्चों जूनागढ़ तथा हैदराबाद जैसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, परंतु सरदार पटेल के जो है राजनीतिक कौशल एवं सूझबूझ ने इन दोनों रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए जो है मजबूर कर दिया गया और बच्चों भारत में शामिल हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर छूट गया था। लेकिन अभी 2019 में भाजपा की सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 वहाँ काम करता था उसको जो है समाप्त कर दिया गया, यानी सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी एक राज्य अब बन गया है। समझ बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित क्रांति की कोई 2 असफलताएं की सीमाएं लिखें। हरित क्रांति की 2 असफलताएं या सीमाएं लिखें। आइए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे जो है।
हरित क्रांति की कोई 2 असफलताएं या सीमाएं लिखिए। तो नंबर 1 बच्चों है हरित क्रांति की कोई 2 असफलताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, हरित क्रांति के कारण जो है भारत में ये नहीं रहेगा, भारत में खाद्यान्न जैसे गेहूँ चावल है, खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, परंतु वह थोड़े समय के लिए ही था। आज भी जो है भारत में बच्चों खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। नंबर 2, हरित क्रांति की सफलता पूरे भारत में ना होकर केवल उत्तरी राज्यों में यानी कुछ राज्यों में ही दिखाई पड़ती है। समझो, यही 2 जो है असफलताएं थी। देखो बच्चों, उसके बाद लघुत्तरी सेकंड प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, सब हम शीत युद्ध के पश्चात हुए कि नहीं 4 वैश्विक परिवर्तनों को वर्णन कीजिए। प्ले लिस्ट पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगे बच्चों। भारतीय संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व का क्या तात्पर्य, जहाँ एक ही दल होता है। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो महिलाओं द्वारा जो है आंदोलन चलाया गया तो शराब से संबंधित था। 6 नंबर का रहेगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो रहेगा बच्चों 8 नंबरों को आपको देखने की मिलेगी। ये सब प्ले लिस्ट पे आपको पढ़ाए हैं, आपको बच्चों मिल जाएगा। बहुत कठिन नहीं है। लोकतंत्र तथा की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। एक बार आप देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है बच्चों याद हो जाएंगे।